जैसे हम लोग मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम छोटे किसानों तक रीच हो सकते हैं और उन छोटे किसानों को जो बहुत महंगे खर्चे से खेती करने के बारे में मन नहीं बना पाते हैं, वो बहुत कम अपने संसाधनों में लोकली जो मटेरियल अवेलेबल है उससे ये टेक्नोलॉजी तैयार करके ये मॉडल तैयार कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को एक अच्छा गेन कर सकते हैं। करण भाइयों नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है। आज हम लोग अपने लेजेंड आकाश जी के सामने हैं। आकाश जी बहुत चर्चित आदमी हैं, अवार्डेड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट, and a very influential man and a very a person who have done a significant development into the field of agriculture. और चौरसिया सर का जो मेन उद्देश्य है वो है लघु और सीमांत किसान को कैसे वो लोग उनके इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो सर का बहुत इंटेंसिव काम है। आज हम लोग पिछले 2 दिन से इस फार्म में हैं और 2 दिन में हम लोगों ने मल्टीपल चीज देखा और मल्टी लेयर फार्मिंग देखा, जिसमें 3 4 तरह से 5 तरह के चीजें ली जा रही हैं। और आज हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमारे साथ सर खुद जुड़े हुए हैं। तो सर जी, से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और सर बहुत बहुत जी, धन्यवाद हम लोग के जी, साथ आने के लिए और जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जी, तो सर हम लोग जैसे जी, ये 2 दिन में सीखे, जी, ये हमारे जो लघु और सीमांत किसान है, जी, आजकल आप जानते हैं कि यूपी में हम लोग यूपी के हैं हम्म, और यूपी में किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। जी, करीब 90% की ऐसी मात्रा है। जी, तो एफपीओ जो होते हैं, जी, जो सब किसान को इकट्ठा कर रहे हैं, जी, उनके जैसे उनके पास 500 हजार किसान है, जी, तो उनको बहुत दिक्कत होती है अपने लघु और सीमांत किसान को जी, दिशा देने के लिए। जी, तो उसमें हम लोग कैसे इसको करें सर? जी। देखिए क्या होता है, छोटे किसान के पास संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल का काम है, हाँ, क्योंकि जब वो संसाधन जुटाने की तरफ काम करता है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है कि संसाधन जो है ना, काफी बड़े कीमत में उसको इकट्ठा करने पड़ते हैं और उतनी कीमत के हिसाब से उसके पास जमीन का एरिया नहीं होता है। हाँ, तो जैसे आप कोई बड़ा ट्रैक्टर खरीदने चला जाए, तो अगर उसके पास 2 एकड़ जमीन है तो 10 लाख का ट्रैक्टर 2 एकड़ की जमीन की जुताई के लिए तो वो मतलब बहुत अलग काम हो जाएगा। हाँ, तो इन सब चीजों के लिए जो है ना, एफपीओ का जो मॉडल है, वो एफपीओ का मॉडल जो है ना, इन छोटे किसानों के संसाधनों को इकट्ठा करने में काफी मतलब एक अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरा, इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो हमें उपयोग करना है, हाँ, अगर हम टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल तरीके से फार्मर्स तक लेके जाएं थ्रू एफपीओ, हाँ, तो शायद जो है ना, हम उन्हें बड़े संसाधनों से बचा सकते हैं। तो जैसे हम लोग मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम छोटे किसानों तक रीच हो सकते हैं और उन छोटे किसानों को जो बहुत महंगे खर्चे से खेती करने के बारे में मन नहीं बना पाते हैं, वो बहुत कम अपने संसाधनों में लोकली जो मटेरियल अवेलेबल है उससे ये टेक्नोलॉजी तैयार करके ये मॉडल तैयार कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को एक अच्छा गेन कर सकते हैं। और ना केवल ये इसमें प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज प्रोडक्टिविटी जब हम कोई भी फसल लगाने जाते हैं तो पानी से लेकर, खाद से लेकर, दवाइयों से लेकर, कीड़े से लेकर, जलवायु परिवर्तन से लेकर और बाजार की अप डाउन अप जो डाउन, रेट है हाँ, उन सबको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों का भी इसमें सॉल्यूशन मिलता है। इसे कम पानी में भी किया जा सकता है, इसे कीड़े भी बहुत कम इसमें प्रकोप होता है, मौसम परिवर्तन का बुरा असर भी इसमें बहुत कम लगता है और इसमें जो क्वालिटी निकलती है वो आपके ग्राहक को आपके खेत तक लेके आती है। तो ये हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें बेचने के लिए ज्यादा मेहनत और बताने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी खुद ब खुद ग्राहक को खींच के आप तक ले आती है। अब इसमें एक सपोर्ट सिस्टम की अगर हमें जरूरत पड़ती है, और बेशक पड़ती ही है किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, अगर हम ये टेक्नोलॉजी ले जाके किसानों तक डिलीवर करते हैं और अगर हम कुछ इस तरीके का वहां पर यूनिट एस्टेब्लिश करें जिसमें हम सारे लोगों का जो मटेरियल है एक जगह इकट्ठा करके, जो सरप्लस हो, जो बाजार में कम दाम दे रहा हो, उनका हम डिहाइड्रेशन करके, वैल्यू एडिशन करके अगर हम इकट्ठा कर लें, तो हम जैसे लोग जो है ना उसमें मदद के लिए आगे आ सकते हैं, उस क्लस्टर के साथ जुड़ के और उनकी मार्केटिंग में सहयोग कर सकते हैं। तो तो ये काफी किफायती काम हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना सर से कि जितने भी किसान हैं जो चाहते हैं कि हम अपना इनकम को इम्प्रूव करें, जी, वो इस पद्धति को फॉलो करेंगे।
और इससे ये फायदा होगा कि हम लोग का जो भी उत्पाद है वो मार्केट में अच्छे रेट में जाएगा। अगर मार्केट में रेट कम हो गया है तो हम लोग उसे डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेट करके उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, तो इससे हम लोग का जो प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में रेट कम था, अब उसी प्रोडक्ट का हमारा 10 से 20 गुना ज्यादा रेट बढ़ जाएगा। अच्छा सर, आपने जी ये भी कहा था कि जैसे हम लोग जो किसान हैं, जी हम लोग गेहूं धान सरसों करते हैं, जी तो गेहूं धान सरसों में वैल्यू एडिशन और जी उसके बाद उसका जो रॉ मटेरियल है जी जिसे हम लोग छोड़ देते हैं, जी जिसे हम यूज नहीं करते, पशु आहार के लिए हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं, बाकी हम जी छोड़ देते हैं जी खेत में ही, जी तो उससे हम लोग क्या वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, कुदरत में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है और बेकार की नहीं है। हर एक चीज का अपना इम्पोर्टेंस और महत्व होता है अलग अलग स्थान पर। जैसे अगर हम नॉर्मली फसलों की बात कर लें, गेहूं धान उगा रहे हैं, हम सारी चीजें उगा रहे हैं, इनका जो स्ट्रॉ निकलता है, बेसिकली जो उनका भूसा निकलता भूसा है, हम निकल, जो कह सकते हैं, तो हम भूसे का उपयोग मशरूम कल्टीवेशन में उपयोग कर सकते हैं। हाँ मशरूम कल्टीवेशन एक बहुत ही सरल तरीके से किए जाने वाला काम है। इसे हम अपना जूट का और टाट बट्टी का एक हाँ सिंपल जो है ना हाउस बना के भी हम उसमें कर सकते हैं। तो जो हमारा भूसा निकला वो हम पहले गाय के पेट में ना डाल के पहले उससे मशरूम पैदा कर लें। हाँ तो मशरूम पैदा करने के लिए भी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो भूसे को गर्म करके आप हीट करके ट्रीट करें, और एक होता है जैविक तरीका कि चूना पानी से उसको हम ट्रीटेड करें भूसे हाँ को। तो अगर हम चूना पानी से भूसे को ट्रीटेड करते हैं तो वो बेसिकली गलता नहीं है, सड़ता नहीं है जल्दी। और गर्म पानी से करते हैं तो वो उबल जाता है, जल्दी सड़ जाता है। तो चूना पानी से ट्रीटेड किया हुआ भूसे से हम उसमें स्पॉन डाल के मशरूम भी उगा लें, और फिर उसके बाद जब मशरूम 3 महीने में खत्म हो गई तो उस पॉली बैग को निकाल के उसका भूसा निकाल के थोड़ा सा हम फैला दें, ड्राई कर दें, फिर हम जाके गाय को खिला दें। तो वही जो भूसा है जो हमने चूना पानी से ट्रीटेड किया वो कैल्शियम युक्त भूसा हो गया, तो गाय के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियरी हो गया। अब जब गाय खाएगी तो उसी से वो मिल्क बना देगी, उसी से वो गोबर बना देगी, गोबर वापस खेत में डल जाएगा, मिल्क से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और गोबर खेत में डलने से पहले आप गोबर गैस में लेके जाइए हाँ और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करिए, फिर जो सैलरी निकले उसको आप कंपोस्टिंग में ले जाइए, फिर आप खेत में डालिए। तो एक मटेरियल से आप कितना हाँ, सारा, कितने सारे चीज करेंगे कितने अगर हम सारे, उसको बहुत सारे। ऑर्डर में लेके जी आए तो। जी जी बिल्कुल। सर, जैसे आपसे जान के ये बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जी हम लोग भूसा का कैसे सदुपयोग कर लें। जी तो क्या हम लोग पैरे के साथ भी सेम प्रोसेस सेम कर कर सकते सकते हैं, हैं? जी बिल्कुल, है क्योंकि ना। भूसा जी यूपी में जी ज्यादातर भूसा हम लोग अपने पशु आहार के लिए ले जाते ले हैं, जाते हैं जी। लेकिन पैरा हम लोग हमारे लिए दिक्कत होता है। तो जी, पैरे से हम लोग सेम चीज कर पैरे सकते से हैं? भी आप जो है ना मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। हाँ इवन जो है ना किसी भी जो वेस्ट होता है जिसमें ज्यादा गांठें ना हो, जैसे मान के हाँ चलो सरसों का जो होता है उसमें बहुत मोटी गांठें होती हैं, हाँ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो हाँ फ्लेक्सिबिलिटी वाला कोई भी फसल का स्ट्रॉ आप यूज कर सकते हैं मशरूम राइट। कल्टीवेशन के लिए। जी, है मतलब ना। इससे हम लोग जैसे खरपतवार हो, जी जैसे जंगली घासें जो होती है, जी फूस फूस, वो जी अगर सूख गया तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं उससे चूना पानी से ट्रीट एक्चुअली करके। एक्चुअली जो घासें होती हैं वो हमें देखना पड़ेंगे कि उसमें सीड्स ना हो। इनकेस हाँ अगर सीड्स होंगे तो वो फिर हमारी मशरूम कल्टीवेशन के लिए बाधा पैदा कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो चारा है जब तक, तब तक उसे आप यूज कर सकते कर हैं। सकते हैं। जी जी। सर, हम्म, जैसे आज के दौर में जितने सारे एफपीओस काम कर रहे हैं, जी तो इनके साथ एक बहुत बड़ी दुविधा ये होती है जी कि इनके पास लगभग 500 हजार 2000 किसान सभी एफपीओस के पास है। जी तो इनके साथ ये दिक्कत होती है कि ये इतने सारे लाइसेंस ले लिए हैं, जी इनपुट का और आउटपुट का बहुत पैसा खर्च हो गया है, जी लेकिन ये अपने फार्मर को केटर नहीं कर पाते, जी अपने फार्मर तक एक ये सारी इनपुट को, सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर पाते। जी इतना अच्छा मल्टी लेयर का हम लोग फार्म देखे, जी लेकिन इसको हम लोग को प्रमोट करना वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगा जी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। जी तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ है कि हम लोग इसको कैसे सुविधा? देखिए, इसके लिए जो है ना एक प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तैयार होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को डिलीवर करने के लिए, चाहे सरकारें हों, चाहे कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉर्पोरेट्स हो या कुछ भी हो,
वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना वो चीजें नीचे तक आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई भी स्कीम बनाया, हाँ तो स्कीम जो है ना मंत्रालय में बनती है हाँ और वहां से जो है ना फिर वो कितने पैनल से होते हुए हाँ किसान तक ग्रामीण विस्तार अधिकारी के माध्यम से किसान तक पहुंचती है। पहुंचती है, तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ग्रामीण चैनल है। चैनल है एक। हाँ वो चैनल के थ्रू ही कोई भी बड़ी चीज को आप ग्राउंड लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं। इसी चीज को अगर हम एफपीओ में अगर एक चैनल बनाएं, एक सिस्टम क्रिएट करें, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, तो निश्चित तौर पे हम सारे इनपुट और आउटपुट दोनों को हम जो है ना एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं इसे। जी हाँ। और सर एक और चीज था कि जैसे आज के डेट में एग्रीटेक का बहुत प्रचलन जी हो गया है, जी स्टार्टअप का बहुत प्रचलन हो गया है, जी लोग बहुत काम कर रहे हैं जी। इसमें। तो एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए आपकी क्या राय होगी, देखिए, संक्षेप में कुछ? हाँ, एग्री स्टार्टअप से यही आग्रह है कि कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म वो तैयार करें जिससे जो है ना किसानों और जो उपभोक्ता है बेसिकली उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाया जाए। क्योंकि हमारे भारत में अगर हम किसानों की स्टडी करें तो मैक्सिमम दो चीजें निकल के आती हैं हमारे सामने। एक तो भारत में 90 टू 95% फार्मर मार्जिनल फार्मर हैं, हाँ तो हमें छोटे किसानों को ध्यान में रख के कोई भी काम करना होगा। हाँ नंबर दो पॉइंट, लिटरेसी के मामले में हमारे और दूसरे कौम के लोग जो है ना ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, लिटरेटेड होते हैं हाँ और भी कई चीजों से जुड़े होते हैं, देश दुनिया के बारे में उन्हें पता होता है। फार्मर जो कम्युनिटी है वो लगभग लगभग 70 टू 80% जो है ना अनलिटरेसी या कम लिटरेसी के साथ में होती है। सही तो कह रहे हैं। उन्हें जो है ना बाजार में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता होता है। हाँ उन्हें जो बाजू वाला किसान कर रहा होता है बस उन्हें उतना पता होता है, या कोई उन्हें बता दे तो उतना पता होता है। हाँ तो वो लोग ठीक है फोन यूज करते हैं सब लोग, लेकिन उतना एक्टिव नहीं होते हैं बेसिकली। तो अगर हम जैसे आप जैसे लोग या जो भी इसमें नए इंटरप्रेन्योर आना चाहें, वो लोग जो है ना इसमें ई प्लेटफॉर्म तैयार करें या एक ऐसा ब्रिज तैयार करें जो फार्मर टू उपभोक्ता को कनेक्ट कराए, तो फार्मर्स के लिए भी अच्छा होगा और एक नई एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में एग्रीकल्चर को भी हम बूस्ट अप कर सकते हैं। मतलब आपका जी कहने का मतलब है कि आज के दौर में डिजिटलाइजेशन का इतना महत्व हो गया है, जी तो एग्रीकल्चर में भी डिजिटलाइजेशन का जी, आना जरूरी है बहुत जरूरी है, बहुत और जरूरी है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जी डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सैद्धांतिक तौर पे अगर मार्केटिंग के लिए ई प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है तो अब फार्मर कम्युनिटी को उससे आप अलग नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि बेचना तो फार्मर को भी है, फार्मर को। बेचना मार्केटिंग ही है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर बिक रही है और ई प्लेटफॉर्म पे बिक रही तो फार्मर को भी वो ई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ तो ये जोड़ने जुड़ाने का काम जो है ना वो एफपीओ के माध्यम से होगा हाँ और एफपीओ को भी ये बड़ी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी और नए एंटरप्रेन्योर को तैयार करना पड़ेगा जो इन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट मतलब क्रिएट करें और फार्मर्स और उपभोक्ता के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन गैप को पूरा करें, ब्रिज करें। ब्रिज करें और डिलीवर करें। तो इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को काफी बूस्टअप मिलेगा। इधर फार्मर भी जो है ना काफी मतलब जो है ना अग्रेसिव हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और उनकी भी इनकम काफी अच्छे लेवल पे बढ़ेगी। अच्छा, तो जी इससे मतलब आज के दौर में जी हम लोग जैसे जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, जी इसमें जहर मुक्त खाना का भी आपने बहुत जी विस्तार से चर्चा की। जी इस पिछले 2 दिन में हम लोगों ने जहर मुक्त खेती के बारे में सबसे ज्यादा हम बार ये शब्द यूज हुए जी सर के मुख से, और सर ने बहुत इसको बहुत विविडली इनको पॉइंट आउट किया कि आज के डेट में कैंसर और ये बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं, ये ज्यादातर हो रही है हमारे ईटिंग हैबिट से। और ये ईटिंग हैबिट में कंज्यूमर का कोई दोष नहीं है, बट एज अ फार्मर ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग वो जो हरित क्रांति थी, जिसे हम लोग का टारगेट था कि देश में अन्न का जो शॉर्टेज है उसे पूरा किया जाए, तो इस हरित क्रांति में यहाँ पे हम लोग को सेटबैक मिला। तो आज के दौर में इस मोमेंट पे जब किसान की इनकम के बारे में भारत सरकार बात कर रही है और बहुत डिटेल में चर्चा हो जी रही है, जी तो सर ने बताया कि आज के दौर में इनपुट के कॉस्ट को कम करने का एक सुनहरा अवसर है ये जैविक खेती। बिल्कुल सही। और ये जैविक खेती को करने से सिर्फ इनपुट कॉस्ट ही नहीं कम हो रहा है, बल्कि फार्मर का जो उत्पाद है उसका मार्केट में अधिक मूल्य में बिक रहा है। जी
तो एक फार्मर का कंसर्न था कि जी जब हम यूरिया से हटेंगे और जैविक खेती में आएंगे तो हमारा प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। जी और सर से बात करने के बाद तो मुझे कुछ जी ऐसा लगा ही नहीं, जी बट कि मुझे लगा कि प्रोडक्शन तो 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है। जी देखिए, हमें जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं, जैविक खेती की तरफ जाते हैं, तो प्रकृति के मूल सिद्धांतों का अध्ययन होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें सिद्धांत नहीं पता, तो निश्चित तौर पे हम प्रोडक्टिविटी को गिरा भी सकते हैं। आज केमिकल फर्टिलाइज़र का जो भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे हमने इतने सालों काम किया और उसके परिणाम, दुष्परिणाम दोनों हमारे सामने रहे। अब हम जब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँगे, तो प्रकृति के मूल सिद्धांतों पर काम करेंगे हम। और प्रकृति का मूल सिद्धांत लाखों वर्षों से इस धरती पर चला आ रहा है कि हम जब कई फसलें एक साथ में जहाँ पर लगाते हैं, तो फसलें आपस में एक-दूसरे का कम्युनिकेशन करती हैं, हाँ। आपस में एक-दूसरे का सहयोग करती हैं। अगर इस विज्ञान को हम समझ लें, तो 2 फसलों को हम एक साथ लगाएँगे, तो दोनों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हुँ। अगर हम वैसे देखें, तो हमें दोनों फसलों के लिए दुगना खाद और दुगना पानी की आवश्यकता है, बल्कि ये उल्टा है, अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो कम खाद और कम पानी की डिमांड करेंगे। ये प्रकृति का विज्ञान है और वही हमने इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना इसको जोड़ के और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसको प्रॉपर वे में एक इसका सिद्धांत तैयार किया है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में अगर हम करें बात, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खेती में एक बेहतर समझ तैयार करने की ज़रूरत है और जब ये समझ तैयार होती है, तो प्रोडक्टिविटी गिरती नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बढ़ती है। अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल से कनेक्ट करें, तो आज भारत के किसान मुझे लगता है 50% अगर फसल खेत में उगाते हैं, तो 50% तो खरपतवार उगाते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम खरपतवार को खत्म करके मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि 50% मिट्टी फसल उगा रही हो, 50% मिट्टी खरपतवार उगा रही। अगर हम मिट्टी को खरपतवार जैसे कुछ अपने काम के बीज दे दें, तो मिट्टी खरपतवार ना उगा के फसल उगाएगी। तो बेसिकली वो प्रोडक्टिविटी तो दे रही है, पर हम उसे मार रहे हैं, बीडीसाइड डाल के उसे खत्म कर रहे हैं। तो हमारी केवल एक समझ में थोड़ा-सा फॉल्ट है। फॉल्ट। अगर हम उस समझ को बेहतर करें और मैनेजमेंट सुधारें, तो निश्चित तौर पे उसी का एक दूसरा रूप मल्टीलेयर एग्रीकल्चर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, एक ही साथ एक ही ज़मीन पर अलग-अलग परत पर मिट्टी को बीज देते हैं। तो इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कोई आदमी अगर 8 घंटे काम करता है और उसको आप 2 ही घंटे का काम देंगे, तो निश्चित तौर पे वो 6 घंटे जो है ना व्हाट्सएप चलाएगा, आपस में बातचीत करेगा, उसका दिमाग इधर-उधर जाएगा, फालतू कामों में लगेगा और अगर 8 घंटे का वो वर्किंग देता है, तो 9 घंटे का आप काम दीजिए, तो वो हाँ। फुल आपको 8 घंटे का काम ही काम मिलेगा आपको। ऐसे मिट्टी के साथ भी हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को थोड़ा-सा बीज दे रहे हैं कि आप ये पपीते उगा दीजिए, 1000 पौधे उगा दीजिए, पर मिट्टी की क्षमता है 1 लाख पौधे उगाने की। तो वो क्या करती है, आपके 1000 पपीते उगाती है और बाकी के जो है ना 99,000 घास उगा देती है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको घास की जगह पे कुछ ऐसे पत्ते वाली चीजें दे दें जो मिट्टी उगा दे। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, पत्ती वाली सब्जियां डाल देते हैं। तो पत्ती वाली सब्जियां जो है ना उग जाती हैं, घास नहीं उगती है। तो वो 99,000 पौधे हमारे पत्ती वाली सब्जी के होते हैं जो हमें रेवेन्यू देते हैं और हमारी पपीते की फसल एज इट इज होती है और खरपतवार नहीं होता है, तो हमें घास के लिए दवा नहीं डालनी पड़ती और मिट्टी के लिए हमें प्रेशर नहीं देना पड़ता कि प्रोडक्टिविटी के लिए वो ज्यादा हमसे इनपुट ले। तो मैनेजमेंट सुधार के और एक खेती में बेहतर समझ तैयार करके हम जैविक तरीके से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपने देखा आकाश सर बहुत डिटेल में हम लोग को बताए और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हम लोग सर के सामने बैठे हैं और इनके इतने अनुभव का इतनी सरलता पूर्वक समझाए हैं कि मुझे लगता है कि एक छोटे से बच्चा भी हो और जितना भी वृद्ध हो और मेरे जैसा किसान जिसको किसानी का ज्यादा अनुभव नहीं है, उन सब के लिए ये बहुत बहुत ज्ञानवर्धक रहा। सर जी बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका समय देने के जी लिए। जी, आपका भी मैं धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद।